Hello everyone, welcome to Knowledge of Law. In this video we talk about Hindu Marriage Act 1955. गाइज अब तक हमने आपके साथ सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 22 तक आपके साथ 1 बाय 1 डिस्कस किया है. इन दिस वीडियो वो ओनली टॉक अबाउट सेक्शन 23. सेक्शन 23 केसेज की बात करता है डिक्री इन प्रोसीडिंग्स. मीन्स कोर्ट कहाँ पर आपको डिक्री ग्रांट करेगी और कहाँ पर कोर्ट आपको अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट कहाँ पर आपको रिलीफ नहीं देगी. तो गाइज इसी हमारे सेक्शन 23 में ये चीज़ मेंशन की गई है. नाउ लेट स्टार्ट. गाइस ये देखिए, इन एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के अंडर कोई भी प्रोसीडिंग वेदर चाहे वो डिफेंडेड हो चाहे वो डिफेंड की गई हो चाहे डिफेंड नहीं की गई हो, इफ़ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड, अगर कोर्ट सेटिस्फाइड होती है तभी आपको डिक्री ग्रांट करेगी. अगर कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं है तो अंडर सेक्शन 23 आपको रिलीफ नहीं मिलेगा. इसमें देखते हैं कौन सी वो कंडीशंस है, कौन से वो सर्कमस्टांसेस है जहाँ पर कोर्ट रिलीफ ग्रांट करती है एंड कहाँ पर कोर्ट रिलीफ ग्रांट नहीं करती पार्टीज को. सबसेक्शन ए क्या बोलता है? एनी ऑफ द ग्राउंड फॉर ग्रांटिंग रिलीफ, कोई भी ग्राउंड होगी उस पर कोर्ट आपको रिलीफ ग्रांट करेगी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में. बट एक्सेप्ट क्या है? एक्सेप्ट है सेक्शन 5. सेक्शन 5 किस चीज़ की बात करता है? कंडीशंस ऑफ वैलिड मैरिज, हिंदू मैरिज. ठीक, क्या क्या कंडीशंस हैं एक हिंदू वैलिड मैरिज के लिए. तो गाइज अगर आपने हमारी पहले की वीडियो वॉच की होगी तो आपको पता होगा कि सेक्शन 5 में क्या क्या कंडीशंस है. सेक्शन 5 में क्या बताया गया है? इसका सबसेक्शन 2 क्लॉज ए बी सी. ठीक गाइज, ये क्या बात करता है? अनसाउंड माइंड. ठीक, अनसाउंड माइंड का हस्बैंड या वाइफ बोथ पार्टीज में कोई भी पर्सन नहीं होना चाहिए. मेंटल डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए. ठीक, उसे अगेन अगेन इंसैनिटी के अटैक्स नहीं होने चाहिए. फॉर एग्जांपल ये हस्बैंड है, ये वाइफ है. इसमें क्या है? मान लो वाइफ को अनसाउंड है, वो मेंटली इतनी फिट नहीं है कि वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाए. चीज़ों को अंडरस्टैंड मीन्स वो अपनी वैलिड कंसेंट नहीं दे सकती. मेंटल डिसऑर्डर है. ठीक, उसका मेंटली जो सिस्टम है वो स्टेबल नहीं है, वो डिसऑर्डर है. ठीक, उसे अगेन अगेन इंसैनिटी के अटैक्स होते हैं. भाई अब यहाँ पर क्या है? अगर हस्बैंड ने इस ग्राउंड के बेस के ऊपर पटिशन लगाई है तो भाई इस वाइफ को अगर बोल रही है कि मुझे इसके साथ रहना है तो भाई ऐसा नहीं होगा. ठीक, इसको रिलीफ मिलेगा हस्बैंड को. क्यों भाई? क्योंकि इसका राइट बनता है अपनी मैरिटल लाइफ को आगे कंटिन्यू कर सकता है. ये जो कंडीशंस है गाइस दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होती है. इसका डजंट मीन कि किसी एक हस्बैंड या वाइफ को नहीं है, दोनों के ऊपर बोथ पार्टीज के ऊपर एप्लीकेबल होती है. ठीक, अगर मान लो वाइफ ही है कि हाँ ये कोई ऐसे बोल रहे हैं कि मुझे इसके साथ रहना, तो गाइस इसे ये रिलीफ नहीं मिलेगा. ठीक, सेकेंड हम चीज़ देखते हैं कि नॉट इन एनी मेकिंग टेकिंग एडवांटेजेस, नॉट इन एनी वे टेकिंग एडवांटेजेस, जहाँ पर किसी की खुद की गलती हो. मान लो कि यहीं पर हमने आपको बताया था कि जो वाइफ है वो डिसेबल है. ठीक, अभी वो बोल रही है कि हाँ भाई मुझे इसे डिवोर्स चाहिए हस्बैंड से. क्यों? क्योंकि ये भाई मेरे से कोई भी मतलब रिलेशन नहीं रखता था. कैसे क्या मतलब ये मुझसे अलग रहना चाहता है. तो वही वाइफ को यहाँ पर रिलीफ नहीं मिलेगा क्योंकि हस्बैंड का राइट बनता है. ठीक, यहाँ पर दोनों पार्टीज में की बात हो रही है. अगर कोई किसी पार्टी की खुद की डिसएडवांटेजेस है, उसका कोई रॉन्ग है, ठीक, जहाँ वो डिसेबल है तो उस चीज़ का एडवांटेजेस उस पार्टी को नहीं मिलेगा. ये बात करता है हमारा सबसेक्शन ए. तो हमारे सेकंड में क्या बात है? वेयर द ग्राउंड ऑफ द पिटीशन इज अ ग्राउंड स्पेसिफाइड इन सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1. गाइस इसमें क्या है? इसकी अडल्ट्री की बात की गई है कि इसमें भी कोर्ट आपको जो रिलीफ है वो ग्रांट नहीं करेगी. जैसे कि ये देखिए, आपकी खुद की मिली भुगत हो, आपको पता था यहाँ हस्बैंड है, ये वाइफ है. क्या है? हस्बैंड को पता था कि मेरी वाइफ लास्ट 2 ईयर से किसी के साथ इसके रिलेशन है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है. ठीक, अडल्ट्री में रह रही है. ठीक, बट हस्बैंड लास्ट 2 ईयर से कुछ नहीं बोल रहा. अब 2.5 ईयर पास आउट हुआ तो ये आकर यहाँ पर बोल रहा है कि हाँ भाई ऐसे हो गया. वाइफ ठीक है नॉर्मली चल भी रही है, तो इसका डजन मीन कि आप दोनों में अब नहीं है वो चीज़ तो आप बाद में वो चीज़ कर रहे हो. डजन मीन ऐसा नहीं होगा गाइज. इसका रिलीफ कोर्ट आपको ग्रांट नहीं करेगी. हाँ, अगर जब आपको पता चला कि हाँ ये अडल्ट्री कमिट कर रही है वाइफ, तो गाइज आपको तभी टेका एक्शन अगेंस्ट हर. ठीक, आपको तभी एक्शन लेना है. ठीक, इसका यही मीनिंग है. तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की. तो नेक्स्ट में यही बताया गया है कि गाइस इसमें यही था, हम बी की बात कर रहे हैं कि इसमें क्या था कि अगर वाइफ ने अडल्ट्री कमिट कर रही है तो बोथ पार्टीज दोनों के ऊपर, तो उसे वो चीज़ की हेल्प भी नहीं होगी गाइस. ठीक, उसे मिली भुगत भी नहीं होगी और इस चीज़ को कंडोन भी नहीं किया जाएगा. इसका अब सबसेक्शन बी देखते हैं. वहाँ पर क्या बताया गया है? व्हेन अ डिवोर्स सॉर्ट सच अ कंसेंट हैज़ नॉट बीन ऑन ग्राउंड ऑफ म्यूचुअल कंसेंट. सेक्शन 13 बी में अगर दोनों पार्टी का डिवोर्स हुआ है, जो डिवोर्स की कंसेंट है, म्यूचुअल डिवोर्स क्या होता है? ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, आफ्टर मैरिज दोनों 13 बी के अंडर
एक पटिशन लगाते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ अपनी मैरिटल लाइफ को लिव लॉन्ग नहीं कर सकते, देन वी आर डिसाइडिंग कि अभी हमें डिवोर्स की पटिशन डिवोर्स लेना है, तो देन वी आर फाइलिंग डिवोर्स पटिशन अंडर सेक्शन 13B ओके। तो इसमें क्या है कि जो कंसेंट होगी वो आपकी फोर्सफुली नहीं होनी चाहिए, फ्रॉड भी नहीं होनी चाहिए, किसी भी अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंडर नहीं होनी चाहिए, ठीक। यही चीज़ बताई गई है। मीन्स आपको ये नहीं कि अगर मैं आपके साथ अभी रहना नहीं चाह रही, जब नहीं रहना चाह रहा, जो हस्बैंड बोल रहा है, जब वाइफ बोल रही कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता आफ्टर मैरिज 1 ईयर 6 मंथ 1.5 ईयर, तो हम दोनों क्या करते हैं, म्यूचुअल डिवोर्स ले लेते हैं। अगर आप नहीं करोगे मैं आपके पेरेंट्स को ऐसा करूँगा, मीन्स फोर्सफुली नहीं करना, कोई फ्रॉड नहीं करना, कोई भी ऐसा अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं करना, ठीक। अगर कोर्ट को ऐसा लगा तो कोर्ट यहाँ पर भी आपको जो डिक्री है डिवोर्स की वो ग्रांट नहीं करेगी। अब इसका पॉइंट सी क्या बोल रहा है, कोर्ट नॉट ग्रांट एनी रिलीफ ऑन दिस ग्राउंड पटिशन अंडर सेक्शन 11। यहाँ पर देखो आपकी मैरिज क्या है, वॉइड है। आपकी मैरिज कैसे आपको पता चलेगा, मान लो कि एक हस्बैंड है, ये वाइफ है। हस्बैंड ने जब मैरिज की तो एट द टाइम ऑफ मैरिज वाइफ क्या थी, ऑलरेडी मैरिड थी, इसके 2 बच्चे थे, और हस्बैंड के साथ मान लो इसका लीगली डिवोर्स नहीं हुआ था, बट एट द टाइम ऑफ मैरिज वाइफ ने ये चीज़ को डिस्क्लोज नहीं किया था हस्बैंड को। दैट मीन्स ये अब भी अपने पहले हस्बैंड की ही वाइफ है लीगली, तो ठीक। अब ये सेकंड हस्बैंड है, तो गाइज ये वॉइडेबल मैरिज है, वॉइड मैरिज है, सॉरी, ठीक। तो इसका क्या है, इसमें अगर आपने कहा कि हाँ हम ऐसा करते हैं भी भाई हम पटिशन लगा देते हैं, ठीक, बट आप बाद में इज नॉट प्रेजेंटेड प्रोसीडिंग, इसमें कोई भी ऐसी आपकी मिली भुगत नहीं होगी रिस्पोंडेंट के द्वारा। अगर किसी पार्टी ने, हस्बैंड ने पटिशन फाइल की है अगेंस्ट द वाइफ, सॉरी मैंने जी लिख दिया वाइफ, तो वहां पर क्या है, इन दोनों की कोई मिली भुगत नहीं होगी। अगर कोर्ट सेटिस्फाइड होगी देन आपको डिग्री ग्रांट करेगी, अगर कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं होगी तो आपको डिग्री ग्रांट नहीं की जाएगी, ओके। तो इसमें क्या है, डी पॉइंट देखते हैं, देयर हैज नॉट बीन एनी अननेसेसरी और इम्प्रॉपर डिले इन दी इंस्टीट्यूशन द प्रोसीडिंग। यहाँ पर कोर्ट मीन्स आपकी अननेसेसरी या इम्प्रॉपर डिले नहीं होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने डिवोर्स लेना था, ठीक, दोनों पार्टीज में जब कोई भी डिस्प्यूट हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, इन दोनों में ऐसा कोई डिस्प्यूट होता है, वाइफ को उसके घर वालों ने, हस्बैंड ने एंड इसकी इन-लॉज फैमिली ने मारपीट के घर से निकाल दिया, ठीक। एंड अब क्या है, वाइफ क्या है गाइस, वाइफ थोड़ा सा मेंटली अपसेट होगी, ठीक। अब क्या है, उसके जो पेरेंट्स हैं, उसके फैमिली मेंबर्स हैं, उसके खुद के पेरेंट्स, उसके माँ बाप, उसका ट्रीटमेंट हो रहा है, उसे मेडिसिन दिलाई जा रही है, उसे मेडिकल फैसिलिटीज दिलाई जा रही है, उसे थोड़ा सा इन्वायरमेंट उसका चेंज किया जा रहा है। एंड आफ्टर इस चीज़ को गाइस कुछ टाइम लग गया, आफ्टर सम टाइम शी इज डिसाइडेड कि मैं एक्शन लूंगी, जो भी उन्होंने मेरे साथ किया, मैं डोमेस्टिक वायलेंस का केस करना चाहती हूँ, जहाँ फिर कुछ और मैटर्स, ठीक, जहाँ फिर मान लो कि मैं 125 का केस लगाना चाहती हूँ, तो उसमें क्या है, मैं आपको फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ, जहाँ फिर डिवोर्स की पिटिशन लगाना चाहती हूँ, तो गाइज वो इम्प्रॉपर डिले हुआ तो कोर्ट इन चीज़ों को कंसीडर कर सकती है, तो कंडोनेशन डिले की एप्लीकेशन लग जाती है कि हाँ भाई इसमें ये चीज़ें हुई है, तो उस बिहाफ के ऊपर वो चीज़ें हो जाती हैं, ठीक। तो कोर्ट इस चीज़ को अगर सेटिस्फाइड होती है तो कोर्ट आपको जो रिलीफ है वो ग्रांट करती है। अब नेक्स्ट पॉइंट की क्या बात करते हैं, ई की। ई क्या बोल रहा है, देयर इज नो अदर लीगल ग्राउंड बाय रिलीफ शुड नॉट बी ग्रांटेड देन इन द सच अ केस बट नॉट अदरवाइज द कोर्ट शैल डिक्री शैल सच रिलीफ अकॉर्डिंगली। अगर कोर्ट के पास कोई ऐसी लीगल ग्राउंड नहीं है कि आपको रिलीफ क्यों नहीं मिलेगा, तो भाई उसमें क्या है, तो कोर्ट इस चीज़ को रोकेगी भी नहीं ना, शुड नॉट बी ग्रांटेड, वो ऐसा नहीं कर सकते, करना नहीं चाहेंगे। तो अगर आपका कुछ और है तो फिर तो भाई ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन अगर आपकी डिग्री ग्रांट हो रही है तो कोर्ट अगर सेटिस्फाइड है तो डिग्री ग्रांट करेगी, अगर कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं है तो गाइस कोर्ट आपकी वो डिग्री को ग्रांट नहीं करेगी, आपको रिलीफ नहीं देगी। अब बात करते हैं पॉइंट 2 की। बिफोर प्रोसीडिंग टू द ग्रांट एंड रिलीफ अंडर दिस एक्ट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट इन द फर्स्ट इंस्टांस, जब भी कोई हस्बैंड एंड वाइफ के बीच मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट फाइलिंग होते हैं कोर्ट में, तो कोर्ट सबसे पहले क्या करती है, कोर्ट उन दोनों हस्बैंड एंड वाइफ को सुनती है। आफ्टर हियरिंग वो देखती है कि भाई अगर इनका रिकंसिलिएशन होता है तो कोर्ट गाइज बहुत सारे उनके पास वे होता है कि आप एक बार बैठ के बात कीजिए, आप आउट ऑफ द कोर्ट बात कीजिए, अगर नहीं तो आपको मीडिएशन सेंटर में भी उन्हें फैसिलिटी दी जाती है कि आपका जो मैटर होता है गाइज पार्टीज का, उन्हें मीडिएशन सेंटर में भी रखा जाता है कि आप मीडिएटर के साथ एक बार बात कीजिए, मीडिएटर के सामने दोनों हस्बैंड वाइफ बात कीजिए, अगर जहाँ पर भी पॉसिबिलिटी बनती है आप इस चीज़ को सॉर्ट आउट कीजिए। कोर्ट की पहली यही होता है एफर्ट्स की अगर पार्टीज का रिकंसिलिएशन होता है तो वेल एंड गुड, ठीक। कभी भी कोर्ट किसी का भी भाई किसी को सेपरेट करने में इंटरेस्ट नहीं दिखाती, कोर्ट का ये होता है कि अगर घर किसी का बस रहा है तो अच्छी बात है। दोनों पार्टीज की रिकंसिलिएशन की बात हो रही है यहाँ पर, बट कहाँ पर रिकंसिलिएशन कोर्ट आपको नहीं देती गाइस, सेक्शन 13 किस चीज़ की बात करता है, डिवोर्स की। अब डिवोर्स का कौन सा सेक्शन
13 सबसेक्शन 1 क्लोज 2nd 3rd 4th 5th 6th एंड 7th। अभी थोड़ा सा इसमें रब कर देती हूँ, देखते हैं ये जो सबसेक्शन या क्लोजेस हैं ये किस चीज़ की बात करते हैं। अगर किसी ने बोथ पार्टी ने कन्वर्जन किया है हिंदू में से मुस्लिम रिलीजन या किसी और रिलीजन में गया, वहाँ पर भी भाई आपको रिकन्सिलेशन नहीं हो सकता। मान लो हस्बैंड है या वाइफ है, इन दोनों को पता चलता है, दोनों में से कोई भी पार्टी विदाउट कंसेंट, भाई वो हिंदू थे तो बाद में मुस्लिम बन गए, पारसी बन गए, क्रिश्चियन बन गए, तो भाई दूसरे पर्सन के पास राइट है कि मेरी विदाउट कंसेंट इसने ऐसा किया, तो भाई कोर्ट इसमें आपको रिकन्सिलेशन का नहीं बोलता। ठीक, सेकंड क्या है, अनसाउंड माइंड। अगर कोई भी हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी अनसाउंड माइंड है, उसे नहीं पता था एट द टाइम ऑफ मैरिज, बाद में पता चलता है, तो गाइस वहाँ पर भी आपका रिकन्सिलेशन नहीं कोर्ट आपको बोलता। मेंटल डिसऑर्डर हो रहा है या फिर आप डिसेबिलिटी, माइंड से डिसेबल्ड हो, दोनों बोथ पार्टीज, दोनों में से कोई भी पार्टी, जो भी पार्टी सफर कर रही है, जो विक्टिम है, वो कोर्ट में इस चीज़ की एप्लीकेशन पिटीशन लगा सकते हैं। अगर इसमें है नेक्स्ट 4th पॉइंट बात हो रहा है लेप्रोसी, मीन्स को वायरल इन्फेक्शन, जैसे कि ऐसे कुछ वायरल इन्फेक्शन हो जाती है, तो आप ऐसा कुछ होता है तो तब भी आप डिवोर्स की डिग्री ले सकते हो, वहाँ पर भी कोर्ट आपको रिकन्सिलिएशन के लिए नहीं बोलती। सफरिंग फ्रॉम वेनरल डिसीज, जहाँ पर कुछ ऐसी डिसीज़ है जहाँ पर बहुत सीरियस डिसीज है, वहाँ पर भी कोर्ट आपको हस्बैंड वाइफ को अगर डिवोर्स की पिटीशन फाइल करते हो, जो भी पर्सन विक्टिम होगा भाई उसे डिवोर्स की डिग्री ग्रांट की जाएगी, वहाँ पर कोर्ट रिकन्सिलिएशन के लिए नहीं बोलता। अगर रिनाउंस्ड इन दी वर्ल्ड, मान लो एक पर्सन ने घर बाहर त्याग दिया, संसार त्याग दिया, तो भाई अब उसका रह के क्या, ठीक, दूसरी पार्टी के पास राइट बनता है कि वो अपनी मैरिटल लाइफ को आगे कंटिन्यू करना चाहता, तो उसके पास राइट है भाई, तो वो क्या है, वहाँ पर भी कोर्ट आपको रिकन्सिलेशन के लिए नहीं बोलता। यहाँ पर क्या है, हैज़ नॉट बीन, अगर यहाँ पर एक पॉइंट ये भी है 7th ये गाइस, कि अगर किसी पर्सन, मान लो कोई भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ, कुछ हुआ, उसके बाद क्या है 7 साल हो गए, मीन्स हस्बैंड है या वाइफ, दोनों में से एक भी पार्टी, मीन्स 7 साल से किसी ने उसके बारे में कुछ सुना नहीं, देखा नहीं, उसके बारे में कुछ पता नहीं, वो पर्सन कहाँ है, कैसे है, तो वहाँ वो क्या है गाइस, उसमें क्या है कि उस पर भी कोर्ट रिकन्सिलिएशन की बात नहीं करता। अगर कोई भी अग्रीव्ड पर्सन उस पर क्या करता है, इस ग्राउंड के ऊपर भी डिक्री पिटीशन लगाता है डिवोर्स की, तो गाइस वहाँ पर क्या है, कोर्ट आपको ये रिलीफ देती है, डिक्री ग्रांट करती है। ठीक गाइज, हमने आपके लिए एफर्ट्स कर रहे हैं भाई, अगर आपको अच्छे लगते हैं हमारे छोटे छोटे एफर्ट्स, तो गाइज प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फ्रेंड सर्कल के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। उससे क्या होगा, लाइक का कोई पैसा नहीं लगता भाई, इससे होता क्या है कि हम थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं और आपके लिए और नई नई वीडियोज़ बनाते हैं। ठीक, हमें भी अच्छा लगता है जब आप हमारी वीडियो को रिप्लाई करते हो, इसे लाइक करते हो एंड शेयर करते हो, नीचे कमेंट कर बताते हो कि आपको हमारा वे कैसा लगा, भाई हमें बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ इसमें कोई पैसा नहीं लगता भाई, कर दिया करो। अगर आप किसी की भी वीडियो देखते हो, अगर आपको वो अच्छी लगती है यूट्यूब के ऊपर, तो भाई कर दिया करो, बहुत एफर्ट्स लगते हैं। ठीक, अब बात करते हैं पॉइंट 3 की, प्रोसीड फॉर अ रीजनेबल पीरियड नॉट एक्सीडिंग 15 days, रेफर द मैटर टू एनी पर्सन नेम्ड। गाइस, इसमें ये बताया गया है कि अगर जब भी कोर्ट में हस्बैंड या वाइफ के द्वारा कोई भी पिटीशन फाइल की जाती है, ठीक, मान लो डिवोर्स की पिटीशन हस्बैंड के द्वारा की गई है वाइफ के अगेंस्ट, जब वाइफ आएगी भाई इन दोनों को पूछा जाएगा, कोर्ट ऑब्जर्विंग करेंगे, हियरिंग दोनों को सुनेगी, आफ्टर हियरिंग कोर्ट ऑब्जर्व करती है भाई अगर इनका रिकन्सिलिएशन हो रहा है, तो कई बार पूछ लेते हैं कि हाँ भाई आपको किससे प्रॉब्लम है। अगर इन्हें ये भी लगता है कि हाँ भाई ये दोनों के दोनों अपने पापा से बहुत इनकी बहुत ज़्यादा बनती है, बाउंडेशन है, किसी भी पर्सन उसका नाम भी पूछ सकते हैं, हाँ भी कहाँ पर, मतलब अगर आप आउट ऑफ द कोर्ट मैटर को सॉर्ट आउट करना चाहते हो, एक बार बैठ जाइए, बैठ के बात कीजिए। मीन्स कोर्ट का मीनिंग यही होता है, कोर्ट का पर्पज़ यही होता है, मीनिंग नहीं, कोर्ट का पर्पज़ ये होता है कि रिकन्सिलिएशन हो जाए। तो वो पर्सन अगर करवाना चाहता है, हम कई बार बोलते हैं कि हमारा काउंसलर ने भाई फैसला करवा दिया, हमारा सरपंच ने राजीनामा करवा दिया, अभी हम साथ में रहने से, तो कोर्ट मीन्स फॉर एग्जाम्पल ऐसा आपको डिनाई नहीं करती। ठीक, अगर कोर्ट के पास मेडिएशन सेंटर तो है, तो कोर्ट आपको फिर मेडिएटर सेंटर में भी भेज देती है। ठीक, लास्ट पॉइंट रह गया भाई, ये चीज़ गाइस 15 days के अंडर होती है, बट अगर हम थेरेटिकल एंड प्रैक्टिकल को देखते हैं तो मच डिफरेंस होता है भाई। अब पॉइंट 4 को देखते हैं, इन एवरी केस जहां पर भी किसी भी पर्सन ने, हिंदू मैरिज एक्ट की बात कर रहे हैं, जहां पर भी किसी भी पर्सन ने डिवोर्स की पिटीशन लगाई है, चाहे हस्बैंड ने चाहे वाइफ ने, जहां पर डिवोर्स हो गया तो दोनों पार्टीज को फ्री ऑफ कॉस्ट डिवोर्स की जो गाइस होगा वो कॉपी होगी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। यहाँ पर यही लिखा गया है, दोनों पार्टी को जो भी ऑर्डर होगा पासिंग ऑर्डर की, वो उन्हें जो कॉपी है गाइस वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। दैट्स इट। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।